पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। अब उससे आगे है मन एवं व्यवहार की समझ। आपको स्मरण होगा कि मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था। कई दशकों तक मनोविज्ञान में मन को अछूता माना गया था, क्योंकि यह पूर्ण व्यवहारपरक शब्दावली में न ही परिभाषित हो पाया था, न ही इसकी स्थितियाँ ज्ञात हो पाई थी। तो इसमें उसके लिए स्पेरी जैसे तंत्रिका तंत्र वैज्ञानिक एवं पेनरोज जैसे भौतिकविद का आभारी होना चाहिए जी, जिन्होंने उसे वह सम्मान दिया जो उसके लिए वांछित था। तब जो सम्मान अब है, मनोविज्ञान सहित विविध विधाओं में वैज्ञानिक है जो ये सोचते हैं कि मन का एक एकीकृत सिद्धांत संभव है, यद्यपि यह वर्तमान में नहीं है। मन क्या है? यह मस्तिष्क के समान है? क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर उल्लेखित किया, यह सत्य है कि मन मस्तिष्क के बिना नहीं रह सकता। फिर भी मन एक पृथक सत्ता है। अनेक प्रलेखित और रुचिकर उदाहरणों के आधार पर आप सभी इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। कुछ रोगियों में दृष्टि के लिए उत्तरदायी पश्च कपाल पाली के शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया गया था, तब भी उन्होंने चक्षु आँखों से होने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण, संकेतों की स्थिति एवं स्वरूप के विषय में सही उत्तर दिए। इसी प्रकार एक अनाड़ी खिलाड़ी मोटरसाइकिल दुर्घटना में अपनी बाह गवा बैठा, परंतु बाह का अनुभव वह बराबर करता रहा तथा उसकी गति का भी अनुभव करता रहा। जब उसे कॉफ़ी दी गई तो उसकी छाया आभासी बाह कॉफ़ी के कप तक पहुंची, और जब किसी ने कप हटा दिया तो उसने विरोध किया। तंत्रिका वैज्ञानिकों द्वारा और भी बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। एक व्यक्ति जिसे एक दुर्घटना में मस्तिष्क आघात हुआ था, जब वह अस्पताल से घर लौट आया तो उसने बताया कि उसके अभिभावक प्रतिरूपों द्वारा बदल दिए गए हैं, वे पाखंडी हैं। ऐसे प्रत्येक घटना में व्यक्ति मस्तिष्क के किसी भाग को क्षतिग्रस्तता का शिकार हुआ था, परंतु उनका मन बिल्कुल ठीक ठाक था। वैज्ञानिक पहले यह मानते थे कि मन एवं शरीर में कोई संबंध नहीं है, वे एक दूसरे के समानांतर। भावपरक तंत्रिका विज्ञान में आधुनिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि मन एवं व्यवहार के संबंध में यह दर्शाया गया है कि धनात्मक चाक्षुषी तकनीकों तथा धनात्मक संवेगों की अनुभूतियों द्वारा शारीरिक प्रक्रियाओं में सार्थक परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑर्निस ने अपने रोगियों पर किए गए अनेक अध्ययनों में यह दिखाया है। इन अध्ययनों में जिस व्यक्ति की धमनियों में रुकावट थी, उसे यह अनुभव कराया गया कि उसकी अवरुद्ध धमनियों में रक्त प्रवाह हो रहा है। कुछ समय तक इसका अध्ययन करने के बाद इन रोगियों को सार्थक रूप से आराम हुआ, क्योंकि धमनियों की अवरुद्धता कम हो गई थी। मानसिक प्रतिमा उदय अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा मन में प्रतिमाएं उत्पन्न करने की भयग्रस्तता वस्तु एवं परिस्थितियों से अतार्किक भय के कई रूपों का निदान किया गया। एक नई विद्याशाखा जिसे मन तंत्रिकीय रोग प्रतिरोधक विज्ञान कहा जाता है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे देख लीजिए। ये वाला जो टॉपिक है, एक तरह से ही दोबारा इंडिकेट कर देते हैं। ये वाला यहाँ तक का आप इसे देख सकते हैं। आप अपने आप को दी गई परिस्थितियों में कल्पना कीजिए एवं देखिए, प्रत्येक दशा में समाहित 3 मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को बताए हैं। आप किसी प्रतिस्पर्धा के लिए निबंध लिख रहे हैं, आप किसी रोचक विषय पर अपने मित्र से गपशप कर रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप टेलीविज़न पर सोप ओपेरा देख रहे हैं, आपके अच्छे मित्र ने आपको दुख पहुंचाया है, आप किसी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप अपने विद्यालय में देने के लिए एक भाषण तैयार कर रहे हैं, आप शतरंज खेल रहे हैं, आप एक कठिन गणितीय समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने उत्तरों पर अपने अध्यापक तथा सहपाठियों से चर्चा कीजिए। अगला है, देखिए, मनोविज्ञान विद्या शाखा की प्रसिद्ध धारणाएं क्या क्या हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रतिदिन हम सभी लोग एक मनोवैज्ञानिक की तरह कार्य करते हैं। हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कोई व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार कर रहा है वह वैसा क्यों कर रहा है, और उसका तैयार व्याख्यान देते। मात्र यही नहीं,
हमें से सभी ने मानव व्यवहार के लिए अपने अपने सिद्धांत बनाए। यदि हम किसी कार्यकर्ता से चाहते हैं कि वह अपने विगत कार्यों से अच्छा कार्य करे, तो हम जानते हैं कि हमें उसे उत्साहित करना पड़ेगा। आपको स्वभावतः छड़ी का प्रयोग करना पड़े, क्योंकि लोग आलसी होते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य बोध पर आधारित मानव व्यवहार के ऐसे सिद्धांतों का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर वे सही तथा सही नहीं भी हो सकते। वास्तव में आप पाएंगे कि मानव व्यवहार की सामान्य बोध आधारित व्याख्याएं अंधकार में तीर चलाने जैसी होंगी एवं बहुत कम व्याख्याएं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपका प्रिय मित्र कहीं दूर चला जाए तो उसके प्रति आपके आकर्षण में क्या परिवर्तन आएगा। दो बातें कही जाती हैं जो आप अपने उत्तर के रूप में देख सकते हैं। उनमें से एक है दृष्टि ओझल मन ओझल, दूसरी बात दूरी से हृदय में प्रेम और प्रगाढ़ होता है। दोनों बयान एक दूसरे के विपरीत है। प्रश्न है कि इनमें कौन सही है। इसकी चयनित व्याख्या इस बात पर निर्भर करती है कि अपने मित्र के जाने के बाद आपके जीवन में क्या घटित हुआ है। मान लीजिए कि आपको एक नया मित्र मिल जाता है, तो आप दृष्टि ओझल मन ओझल की बात व्यवहार की व्याख्या के लिए उपयोग में लाएंगे। यदि आपको कोई नया मित्र नहीं मिलता है तो आप व्यग्रता से अपने मित्र को याद करेंगे। इस दशा में दूरी से हृदय से प्रेम और प्रगाढ़ होता है से आप व्यवहार की व्याख्या करेंगे। सामान्य बोध अंधकार में तीर चलाने जैसा होगा। मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में व्यवहार के स्वरूप को देखता है, जिसका पूर्व कथन किया जा सके, न कि घटित होने के पश्चात की व्याख्या को। मनोविज्ञान द्वारा उत्पादित वैज्ञानिक ज्ञान सामान्य बोध के प्राय विरुद्ध होता है। इसका एक उदाहरण डेवेक का एक अध्ययन है। यह अध्ययन उन बच्चों से संबंधित है जो कठिन समस्या आने तथा अनुत्तीर्ण होने पर सरलता से उसे छोड़ देते हैं। उसने सोचा है कि उनकी सहायता कैसे की जा सकती है। सामान्य बोध के अनुसार हमें उसे सरल प्रश्न देना चाहिए, जिससे उसके अनुत्तीर्ण होने की दर घट सके तथा उसका विश्वास बढ़ सके। इसके बाद ही उन्हें कठिन समस्याएं देनी चाहिए, जिनको वे अपने नए विश्वास के साथ हल कर सके। डवेक ने इसका परीक्षण किया। उसने विद्यार्थी के दो समूहों को लिया, जिन्हें गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए 25 दिनों तक प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम समूह को सरल समस्याएं देगी जो वे सहजतापूर्वक हल करने में सक्षम थे। द्वितीय समूह को जटिल एवं सरल दोनों ही प्रकार की समस्या हल करने के लिए दी गई। स्पष्टतः वे जटिल समस्याओं को नहीं हल कर सके। जब कभी ऐसा हुआ तो डेवेक ने विद्यार्थियों से कहा कि वे समस्या को इसलिए हल नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने कठिन प्रयास नहीं किए, तथा उन्हें डेवेक ने पलायन के बदले प्रयास करते रहने को कहा। प्रशिक्षण काल समाप्त होने के बाद डेवेक ने दोनों समूहों को समस्या का एक नया सेट दिया। जो लोग हमेशा सफल हुए क्योंकि उन्हें सरल समस्या दी गई थी, वे असफल होने पर बहुत जल्दी पलायन कर गए, तुलना में उनके जिन्होंने सफलता और असफलता दोनों को देखा तथा उन्हें यह बताया गया था कि असफलता का कारण प्रयास की कमी रही है। एक अन्य बहुत सी सामान्य बौद्ध धारणाएं जिन्हें आप सत्य नहीं पाएंगे। अभी कुछ ही समय पूर्व कुछ संस्कृतियों के लोगों को विश्वास था कि पुरुष महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं, तब पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक दुर्घटना करती हैं। आनुभाविक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि ये दोनों धारणाएं गलत हैं। सामान्य बोध यह भी बताता है कि यदि किसी व्यक्ति से अधिक श्रोता की समझ से अपनी बात करने को कहा जाए तो उसका निष्पादन सर्वोत्तम नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि यदि आपने अच्छा अभ्यास किया है तो वास्तव में आप अच्छा निष्पादन कर सकेंगे, क्योंकि अधिक श्रोताओं के रहने से आपका निष्पादन बढ़ेगा। ये आशा है कि जैसे जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते जाएंगे, आप में अनेक विश्वास एवं मानव व्यवहार की समझ परिवर्तित होती जाएगी। आप ये भी जान सकेंगे कि मनोवैज्ञानिक ज्योतिषियों, तांत्रिकों, हस्त विशारदों जैसे नहीं होता है, क्योंकि प्रदत्तों पर आधारित बातों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। मानव व्यवहार एवं अन्य मनोवैज्ञानिक गोचरों के विषय में सिद्धांत विकसित करता है। अब इसका क्रियाकलाप देख लेते हैं। विद्यार्थियों के एक प्रतिनिधित्वक समूह से पूछिए कि क्या वे समझते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। आप तुलनात्मक कीजिए कि वे क्या कहते हैं और पाठ्यपुस्तक में क्या कहा है। आप उससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे। अब है मनोविज्ञान का डेवलपमेंट, यानी विकास कैसे हुआ। आधुनिक विद्याशाखा के रूप में मनोविज्ञान, जो पाश्चात्य विकास में से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित है, का इतिहास बहुत छोटा है। इसका उद्भव मनोवैज्ञानिक सार्थक प्रश्नों से संबंध प्राचीन दर्शन शास्त्र से हुआ है। हमने उल्लेख किया है कि आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ 1879 में हुआ, जब
विलियम वुलहंट ने लिपजिंग, जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रायोगिक प्रयोगशाला को स्थापित किया। वुंट सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ले रहे थे और मन के अवयव तथा निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। वुंट के समय में मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया। अंतर्निरीक्षण एक प्रक्रिया थी जिसमें प्रयोज्य में मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कहा गया कि वे अपने मानसिक प्रक्रियाएं अथवा अनुभवों का विस्तार से वर्णन करें। यद्यपि अंतर्निरीक्षण एक विधि के रूप में अनेक मनोवैज्ञानिकों को संतुष्ट नहीं कर सका, इससे कम वैज्ञानिक माना गया क्योंकि अंतर्निरीक्षणी विवरणों का सत्यापन बाह्य परीक्षणों द्वारा संभव नहीं हो सका। इस कारण मनोविज्ञान में एक नया परिदृश्य उभर कर आया। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, जिन्होंने कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में एक प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिंग की प्रयोगशाला के कुछ ही समय बाद की थी। अब जैसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि लिपजिंग विलियम वुंट के बाद दूसरी प्रयोगशाला कहाँ व किसने की थी, तो ये देख लीजिए, विलियम जेम्स ने की थी और कैम्ब्रिज में की थी, और वह प्रयोगशाला थी मैसाचुसेट्स ने मानव मन के अध्ययन के लिए प्रक्रियावादी यानी फंक्शनिस्ट उपागम का विकास का। विलियम जेम्स का विश्वास था कि मानस की संरचना पर ध्यान देने के बजाय मनोविज्ञान की इस बात पर अध्ययन करना चाहिए कि मन क्या करता है तथा व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। उदाहरण के लिए प्रक्रियावादी इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि व्यवहार लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य कैसे बनाता है। विलियम जेम्स के अनुसार वातावरण से अंतःक्रिया करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं की एक सतत धारा के रूप में चेतना ही मनोविज्ञान का मूल रूपायित करती है। उस समय के प्रसिद्ध शैक्षिक विचारक जॉन डीवी ने प्रक्रियावाद का उपयोग यह तर्क करने के लिए किया मानव किस प्रकार वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करते हुए प्रभावोत्पादक ढंग से कार्य करता है। अब आगे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई धारा जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक यानी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के रूप में वुंट के संरचनावादी के विरुद्ध आ गई। यानी अब अपोजिट कर हो गया है सारा मामला। इसने प्रत्यक्षिक अनुभवों के संगठन को महत्वपूर्ण माना। मन के अवयवों पर ध्यान न देकर गेस्टाल्टवादियों ने तर्क दिया कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यक्षणों के अवयवों के समस्त योग से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में हम जो अनुभव करते हैं वह वातावरण से प्राप्त आगतों से अधिक होता है। उदाहरण के लिए जब अनेक चमकते बल्बों से प्रकाश हमारे दृष्टिपटल पर पड़ता है तो हम प्रकाश की गति का अनुभव करते हैं। जब हम कोई चलचित्र देखते हैं तो हम स्थिर चित्रों को तेज गति से चलती प्रतिमाओं को अपने दृष्टिपटल पर देखते हैं। इसलिए हमारा पारतक्षिक अनुभव अपने अवयवों से अधिक होता है। अनुभव समग्रतावादी होता है, यह एक गेस्टाल्ट होता है। हम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के विषय में प्रत्यक्षण के स्वरूप की चर्चा करते हैं। अध्याय 5 में इसे विस्तार से पढ़ेंगे। संरचनावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप एक और धारा व्यवहारवाद के रूप में सन 1910 के आसपास जॉन वाटसन ने मन एवं चेतना के विचार को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया। वे दैहिक शास्त्री इवान पावलोव के प्राचीन अनुबंधन वाले कार्य से बहुत प्रभावित थे। उनके लिए मन प्रेक्षणीय और अंतर्निरीक्षणीय व्यक्तिपरक, क्योंकि उसका सत्यापन एक अन्य प्रेक्षक द्वारा नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान क्या प्रेक्षणीय तथा सत्यापन करने योग्य है, इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन तथा अनुक्रियाओं यानी उद्दीपकों का जिनका मापन किया जा सकता है तथा वस्तुपरक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है के रूप में परिभाषित किया। वाटसन के व्यवहारवाद का विकास अनेक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों द्वारा आगे बढ़ाया गया जिन्हें हम व्यवहारवादी कहते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध स्किनर थे, जिन्होंने व्यवहारवाद का अनुप्रयोग विविध प्रकार की परिस्थितियों में किया और इस उपागम की प्रसिद्धि लाई। हम स्किनर के कार्यों का इस पुस्तक में आगे वर्णन करेंगे। वाटसन के बाद प्रसिद्ध व्यवहारवाद मनोविज्ञान में कई दशकों तक छाया रहा, परंतु उसी समय मनोविज्ञान विषय के रूप में और एवं उसकी विषय वस्तु में कई अन्य विचार एवं उपागम विकसित हो रहे थे। एक व्यक्ति जिसने मानव स्वभाव के विषय में अपने मौलिक विचार से पूरी दुनिया को झंकृत कर दिया वे सिगमंड फ्रायड थे। फ्रायड ने मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया। मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने एवं उन्हें ठीक करने के लिए उन्होंने मनोविश्लेषण को एक पद्धति के रूप में स्थापित किया।
अब देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान के विकास की जो कुछ जो घटनाएं एनसीईआरटी के क्लास 11th के पहले चैप्टर में दी गई वो इस प्रकार है। किस रूप में मनोविज्ञान का विकास हुआ है? 1879 में विलियम वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की, पुस्तक प्रकाशित। 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रक्रियावाद की स्थापना हुई। 1900 में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। 1904 में इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था के कार्यों के लिए मिला, जिससे अनुक्रियाओं के विकास के सिद्धांत को समझा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1904 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला। 1905 में बिने एम साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया। 1912 में जर्मनी में गेस्टल्टवाद मनोविज्ञान का उदय हुआ। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। 1922 में मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया। 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1924 में जॉन बी वाटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी, जिसमें व्यवहारवाद की नींव पड़ी। 1928 में एन एन सेनगुप्ता एवं राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी, लंदन एलन एन अनविन। 1949 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोध खंड की स्थापना की गई। 1981 में मानववादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की। 1923 में बी एफ स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की, जिसे व्यवहार को मनोविज्ञान के एक प्रमुख उपांगम के रूप में बढ़ावा मिला। 1954 में मानववादी मनोवैज्ञानिक एब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी प्रकाशित की। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान की स्थापना। 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की स्थापना की। 1962 में रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज की स्थापना की गई। 1973 में कॉनराड लॉरेंस तथा निको टिनबर्गन को उनके कार्य पशु व्यवहार के उपजात या विशिष्टता के अंतर्निर्मित शैली जो बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा अधिगम के होती है पर नोबेल पुरस्कार मिला। ये दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला है, पहला यूएन पावलोव और ये। अगला है 1978 में निर्णय पर किए गए कार्य के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार। यह तीसरा नोबेल पुरस्कार होगा जिससे साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक को मिला। अब 1981 में डेविड हुबोल एवं टॉर्नस्टन को मस्तिष्क की दृष्टि शोध कोशिकाओं पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार। ये चौथा नोबेल आ गया। 1981 में रोजर स्पेरी को मस्तिष्क विच्छेदन अनुसंधान के लिए नोबेल, पांचवा नोबेल आ गया। 1989 में नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना और 1997 में गुड़गांव हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना 1997 में हुई। और 2002 में अनिश्चितता में मानव निर्णय के अनुसंधान पर डेनियल कहनेमन को नोबेल पुरस्कार। ये छठा नोबेल मिला है। 2005 में आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व की समझ में खेल सिद्धांतों के अनुप्रयोग के लिए थॉमस सेलिंग को नोबेल पुरस्कार। ये सातवां नोबेल मिला है। फ्रायड की मनोविश्लेषण पद्धति ने मानव स्वभाव को आनंद प्राप्ति की बहुधा लौकिक इच्छाओं को संतुष्टि के लिए अचेतन इच्छाओं द्वारा अभिप्रेरित बताया, जबकि मानववादी परिदृश्य ने मानव स्वभाव को एक धनात्मक विचारधारा बताया। मानवतावादी जैसे कार्ल रोजर्स तथा एब्राहम मैस्लो ने मानव की स्वतंत्र कामना तथा उसके विकसित होने की उद्दाम लालसा एवं अपने आंतरिक विभवों के मुखरित होने की इच्छाओं पर अधिक बल दिया। उनका तर्क था कि व्यवहारवाद वातावरण की दशा से निर्धारित व्यवहार पर बल देता है, जो मानव स्वतंत्रता एवं गरिमा का न्यूनानुमान करता है तथा मानव स्वभाव के विषय में एक यांत्रिक विचार रखता है। इन विविध उपांगमों ने आधुनिक मनोविज्ञान का इतिहास रचा तथा उसके विकास के विविध पक्षों को प्रस्तुत किया। इनमें से प्रत्येक पक्ष को अपनी केंद्रीयता तथा वे मनोवैज्ञानिक जटिलता की तरफ अपना ध्यान आकर्षण करते हैं। प्रत्येक उपांगों को अपने गुण एवं दोष, उनमें से कुछ उपांगमों का इस विद्याशाखा के विकास में आगे भी सहयोग रहा। गेस्टल्टवाद उपांगम के विविध पक्ष तथा संरचनात्मक पक्ष में संयुक्त होकर संज्ञानात्मक परिदृश्य का
विकास करते हैं, जो इस बात पर केंद्रित होते हैं कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं। संज्ञान ज्ञान होने की प्रक्रिया होता है जिसमें चिंतन, समझ, प्रत्यक्षण, स्मरण करना, समस्या समाधान तथा अन्य अनेक मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं, जिससे हमारा दुनिया का ज्ञान विकसित होता है। हम दुनिया को जान सकते हैं। यह हमें इस योग्य बनाता है कि हम वातावरण के साथ विशिष्ट ढंग से रह सके। कुछ सरल संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक मानव मन को कंप्यूटर की तरह एक सूचना प्रक्रमण तंत्र के रूप में देखते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मन एक कंप्यूटर की तरह होता है जो सूचनाओं का प्राप्त करता है और प्रक्रमण करता है, रूपांतरण करता है, संचित करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी पुनर्प्राप्ति करता है। आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मनुष्य को उनके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के अन्वेषण के द्वारा अपने मन की सक्रिय संरचनाओं करने वालों के रूप में देखता है। इस विचारधारा को कभी कभी निर्मितवाद कहते हैं। बाल विकास के विषय में पियाजे का सिद्धांत जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे को मानव मन के विकास का निर्मित परक सिद्धांत कहा जाता है। रूस के एक अन्य मनोवैज्ञानिक वेयागॉट्स्की ने आगे बढ़कर सुझाव दिया कि मानव मन का विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जिसमें हम मन को वयस्कों एवं बच्चों के मध्य होने वाले अंतःक्रियाओं तथा सांस्कृतिक निर्मितियों के रूप में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ पियाजे मानते हैं कि बच्चे अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, वही वेयागॉट्स्की का मत है कि मन एक संयुक्त सांस्कृतिक निर्मित है तथा वयस्कों एवं बच्चों की अंतःक्रिया के परिणाम से उद्भूत होती है। यह हम अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।